नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल गाइड 360 में। तो दोस्तों हम आज बात करेंगे सेक्शन 3, 4 एंड 5 ऑफ बीएनएस यानी धारा 3, 4, 5 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करें। साथ ही कंपेयर करके हम इसको पढ़ेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे सेक्शन 3, 4 एंड 5 ऑफ सीआरपीसी मतलब धारा 3, 4 और 5 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता। क्या पढ़ेंगे आज के लेक्चर के अंदर? तो पहली चीज तो ये जो सेक्शन 3, 4 और 5 बीएनएस की है, सीआरपीसी में भी 3, 4 और 5 है, सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ है। पर मैंने ग्रीन और रेड से इसलिए किया है ताकि आप पता कर सको कि नए लॉ में की सेक्शन क्या है। कंटेंट में थोड़ा बहुत चेंज है तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या समझेंगे? तो जैसे सेक्शन 3 है, तो सेक्शन 3 बात किसके बारे में करती है? कंस्ट्रक्शन एज रेफरेंसेस। क्या होता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस। इसमें क्या होता है कि मान के चलो जैसे पर्टिकुलर एक वर्ड लिखा है, जैसे मजिस्ट्रेट लिखा है, तो मजिस्ट्रेट का मतलब क्या समझाया जाएगा? एक लोकल एरिया के अंदर, एक मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर मजिस्ट्रेट का मतलब क्या समझाया जाएगा? ऐसे ही मान के चलो आप ये लिखा है मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया में उसका क्या मतलब समझा जाएगा? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट लिखा है तो मेट्रोपॉलिटन एरिया में उसका क्या मतलब निकाला जाएगा? सिर्फ मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट लिखा है तो उसका क्या मतलब समझा जाएगा? प्रेसिडेंसी के अंदर जो पहले थे हमारे लॉ, ये जो कोडिफिकेशन हो उससे पहले प्रेसिडेंसीज में हमारा लॉ काम करता, तो प्रेसिडेंसी के टाइम पे ये प्रेसिडेंट्स जो मजिस्ट्रेट होते थे उनको हम क्या कहेंगे? इन सभी के जवाब आपको देखने को अक्सर मिलता होगा कि जैसे महानगरों में हम देखते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट लिखा रहता है, वहीं अगर हम रूरल में जाते हैं थोड़ा सा, तो जैसे यूपी एंड बिहार वहाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जैसे हरियाणा हो गया जेएमएफसी सेकंड क्लास, है ना, इस तरह से लिखा रहता है। हालांकि नए लॉ के आने के बाद अब सब जगह जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही होंगे, मतलब एमएम जैसा कोई कॉन्सेप्ट अब नहीं बचता है। फिर भी हम क्योंकि कंपेयर करके पढ़ रहे हैं तो इसको भी कंपेयर करके पढ़ेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करते हुए समझेंगे इसको। दूसरा जो सेक्शन 4 है वो बात करता है ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023 एंड अदर लॉ, मतलब ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस इंडियन पेनल कोड एंड अदर लॉज, यानी भारतीय न्याय संहिता, या इसको अगर हम पुराने लॉ की बात करें तो भारतीय दंडी संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण। तो मोटा मोटा अगर मैं समझाऊं आपको तो इस टॉपिक के अंदर हम यही समझेंगे कि कोई आईपीसी के अंदर ऑफेंस अगर कोई एक बता दिया गया, या जैसे भारतीय न्याय संहिता के अंदर कोई ऑफेंस बता दिया, क्योंकि ये सब्सटेंटिव लॉ है, प्रोसीजर लॉ तो है नहीं, ये हमें बताते हैं पनिशमेंट की ऑफेंस और इसकी ये सजा है। अब वो सजा मिलेगी कैसे? ये प्रोसीजर फॉलो करके मिलती है कि क्या क्या होगा, कैसे एफआईआर होगी, फिर किसके कैसे फिर पुलिस रिपोर्ट फाइल होगी कोर्ट के अंदर, चालान पेश कैसे करेंगे, उसी को चालान बोल देते हैं हिंदी में, और उसके बाद फिर कैसे जैसे आप कॉग्निजेंस लेंगे, फिर अगर सेशन ट्रायल है तो कैसे उसको कमिट करेंगे, सेशन ट्रायल नहीं है नॉर्मल एमएम ट्रायल है तो उसको कैसे करेंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ट्रायल है तो उसको कैसे करेंगे। इन सारी चीजों का जवाब ऐसे ही मान के चलो कोई स्पेशल लॉ में कोई चीज लिखी हुई है तो उसके मामले में कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। तो ये जो है बात वो हमें सेक्शन 4 बीएनएसएस की देख लो चाहे सीआरपीसी की देख लो, दोनों में सेम है, वो बताते हैं। अब सेक्शन 5 पर चले जाते हैं। सेक्शन 5 भी हम आज ही पढ़ेंगे। सेक्शन 5 चाहे बीएनएस की बात करूं मैं चाहे सीआरपीसी की, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ कोड की जगह संहिता हो जाता है
और भारतीय न्याय संहिता जो है वहाँ आईपीसी हो जाता है, जहाँ सीआरपीसी है वहाँ बीएनएसएस होता है, और बाकी कोई खास चेंज है नहीं। तो 5 है वो सिविल्स की बात करता है, मतलब व्यावृत्ति, ठीक है, कि वो ये बात करता है कि ये मान के चलो किसी स्पेशल लॉ में कोई चीज लिखी हुई है, प्रोसीजर भी कोई लगा बता दिया कि तो उस टाइम पे क्या होगा, अगर नहीं लिखा है तो सीआरपीसी फॉलो होगा, उन्होंने ये बता दिया। लिखा हुआ है तो क्या होगा, कंट्रा कॉन्फ्लिक्ट की अगर कोई स्थिति आ जाए तब क्या होगा। तो ये सेक्शन हमें 5 सेविंग जो है उसमें बता दे। तो चलो इन्हीं सभी सवाल और जवाबों आपके सवालों का जवाब मैं दूंगा। बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं है ये सेक्शन, पर आपके कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। कई लोगों ने मेरे से ये चीज पूछी हुई थी कि सर ये एमएम फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास क्यों नहीं होता है, जबकि जेएमएफसी फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास होता है। तो एमएम तो ऐसा कुछ नहीं लिखा रखा था कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जबकि वहाँ जैसे अदर जो तुम्हारे रूरल हो गया उसमें चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो जैसे दिल्ली में मान लो तो पहले होता था चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अब तो हालांकि सेम ही हो गया है सब जगह, जब से ये हमारा नया आया है लॉ बीएनएसएस, तो सेम ही हो गया है। तो पहले ये चीज बहुत लोग मेरे से पूछते थे, तो उन्हीं सारे सवालों का जवाब मैं देने वाला हूँ आज के इस लेक्चर। नो डाउट इंपॉर्टेंट तो है ही ये सेक्शंस, क्योंकि 4 और 5 से तो क्वेश्चन बन जाते हैं, 3 से तो नहीं बने, मैं नहीं कहता कि 3 से बनेंगे, पर हाँ चेंजेस है तो शायद बन जाए, और 4 और 5 से क्वेश्चंस कभी कभी बन जाते हैं। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहले सेक्शन 3 ऑफ बीएनएसएस वर्सेस 3 ऑफ सीआरपीसी। तो जो सेक्शन 3 बीएनएस की थी, जो पहली चीज जो आपको समझनी है वो सीआरपीसी के अंदर भी 3 ही है, मतलब कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। और सेक्शन 3 बीएनएसएस की बात करूं या सीआरपीसी की, मतलब दंड प्रक्रिया संहिता की बात करूं या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करूं, हेडिंग्स में कोई चेंज नहीं है, दोनों की हेडिंग्स एक ही है, कंस्ट्रक्शंस ऑफ रेफरेंसेस। मतलब अगर हिंदी की बात करूं तो निर्देशों का अर्थ लगाना, कंस्टिट्यूट करना किसी चीज को, कोई रेफरेंसेस है उसको कंस्टिट्यूट करना, मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस की बात हो रही है। तो चाहे 3 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करें धारा 3 की, या धारा 3 दंड प्रक्रिया संहिता की बात करें, दोनों के अंदर हेडिंग्स जो इसकी है वो निर्देशों का अर्थ लगाना सेम ही है। अब मैंने चूंकि बताया था इसमें रेफरेंसेस दिए गए हैं, तो उनको हम समझेंगे कि अगर मान लो अकेला मजिस्ट्रेट लिखा है तो क्या समझा जाएगा, तो वो एक एक बारी बारी करके मैं समझा रहा हूँ। मैंने रेड से किया हुआ है इसलिए इस चीज को कि ये सीआरपीसी के अंदर तो हमें लिखा हुआ मिलेगा, पर बीएनएसएस के अंदर ये लिखा हुआ हमें अब नहीं मिलेगा, मतलब ये सारी चीजें गायब मिलेगी। तो जो बीएनएसएस के अंदर है मैं वो भी पढ़ाऊंगा आपको कि क्या बीएनएसएस में है, तो वो मैंने ऑलरेडी ग्रीन से किया हुआ है, जैसा कि मैं पहले से करता आ रहा हूँ। मतलब ग्रीन मतलब बीएनएस, रेड मतलब जो पुराना लॉ है, और हेडिंग्स में कुछ चेंज होता तो मैं वो बता देता हूँ। दोनों को कंपेयर करके पढ़ रहे हैं। इन दिस कोड, अब इन दिस कोड का मतलब क्या है, हमारा सीआरपीसी। तो अभी हम सीआरपीसी की बात कर रहे हैं क्योंकि ये बीएनएसएस में तो है ही नहीं। सेक्शन 3 जो बीएनएसएस की है, जो सीआरपीसी में थी, वो सेक्शन 3 बीएनएस में, मतलब कोई चेंज नहीं है। एनी रेफरेंसेस, कोई रेफरेंसेस है मतलब कोई संदर्भ है, विदाउट एनी क्वालिफाइंग वर्ड। अब विदाउट एनी क्वालिफाइंग वर्ड क्या होता है, क्वालिफाइंग वर्ड जैसे मजिस्ट्रेट, और मजिस्ट्रेट के आगे आपने लिख दिया जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास जो है ना, ये क्वालिफाइंग वर्ड है। जैसे कि अब मान के चलो कोई और क्वालिफाइंग वर्ड का एक बड़ा सा मतलब मैं समझा दूं कि ये मान के चलो ये मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, अब ये सेकंड क्लास है ना, ये क्वालिफाइंग वर्ड है। ऐसी मान लो ग्रेड हो गई ए, बी क्लास, सी क्लास, A1, B1, तो ये क्या हो गई है, क्वालिफाइंग वर्ड हो गया, ठीक है। तो कोई रेफरेंस दिया गया है इस कोड के अंदर, सीआरपीसी के अंदर, विदाउट एनी क्वालिफाइंग वर्ड। एनी क्वालिफाइड वर्ड मतलब उसके आगे कुछ ऐसा लिखा नहीं है। टू अ मजिस्ट्रेट, अब मजिस्ट्रेट के संदर्भ में कोई ऐसा क्वालिफाइंग वर्ड वगैरह मजिस्ट्रेट है, और इसके बारे में अगर आपको रेफरेंस बना देना है, कोई अर्थ लगाना है इसके बारे में, तो आप क्या लगाओगे, शैल बी कंस्टिट्यूट
अनलेस द कॉन्टेक्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड। तो हम इसको कॉन्स्टिट्यूट करेंगे जब तक कि कॉन्टेक्ट मतलब संदर्भ से अदरवाइज ऐसा रिक्वायर ना हो, तब तक। जब उसमें ऑलरेडी बता ही दिया, अगर है ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं, ऑलरेडी बता ही दिया है, तो बात ही खत्म हो जाती है। तो पहली चीज पढ़ते हैं, इन रिलेशन टू एन आउटसाइड अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। मतलब ये कह रहे हैं आउटसाइड एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया से बाहर का कोई एरिया है। मतलब मेट्रोपॉलिटन, अब क्या होता है मेट्रोपॉलिटन में, बता दूं कि स्टेट गवर्नमेंट बाई नोटिफिकेशन या कोई किसी स्पेशल ऑर्डर के जरिए ये डिक्लेयर कर देती है, जहां की पॉपुलेशन 10 लाख एंड एवव हो जाती है, उस एरिया को हमारी स्टेट गवर्नमेंट बाई नोटिफिकेशन या किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के जरिए उसको क्या डिक्लेयर कर देती है, मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो ये वही मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात हो रही है। इन रिलेशन टू एन एरिया आउटसाइड अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया से बाहर का अगर कोई एरिया है और वहां जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में अगर है, मजिस्ट्रेट के बारे में अगर समझना है तो उसे जुडिशियल कहेंगे। मतलब ये है पहली लाइन का कि मान के चलो कि मेट्रोपॉलिटन एरिया से बाहर का एरिया, मान लो कोई यूपी का एरिया है, मेट्रोपॉलिटन नहीं है सपोज करो, ठीक है। अब वहां पे मजिस्ट्रेट लिखा है, तो वहां मजिस्ट्रेट का मतलब क्या समझा जाएगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट समझा, ठीक है। इन रिलेशन टू अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, अब कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया और वहां कोई मजिस्ट्रेट शब्द यूज हुआ है, तो वहां पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का मतलब क्या समझा जाएगा, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समझा। समझे मेरी बात, पहली और दूसरी में क्या अंतर है। पहली बात तो ये है कि ये एक ऐसा एरिया है जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है, और वहां अगर मजिस्ट्रेट वर्ड यूज हो रहा है, वहां के लिए जुरिक्शन के लिए अगर ये मजिस्ट्रेट वर्ड यूज हो रहा है, तो वहां हम रेफरेंस क्या लेंगे, क्या अर्थ लगाएंगे इस चीज का कि यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात हो रही है। और मेट्रोपॉलिटन एरिया है, वहां पे अगर मजिस्ट्रेट के रिगार्डिंग अगर हमें कोई रेफरेंस करना है या कोई ये निर्देशों का अर्थ लगाना है, तो हम क्या समझेंगे कि यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात हो रही है। एनी रेफरेंस, इसका बी क्लॉज पढ़ लेते हैं, एनी रेफरेंस टू अ मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। अब मजिस्ट्रेट से आगे की स्टोरी आ गई, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास लिखा है, ठीक है। मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास सेल इन रिलेशन टू एन एरिया आउटसाइड द मेट्रोपॉलिटन एरिया, ठीक है। मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास लिखा हुआ है कहीं पे, और वो एरिया कौन सा है, मेट्रोपॉलिटन एरिया से बाहर का एरिया, मतलब कोई लोकल एरिया है, ठीक है। तो वहां पे क्या मतलब निकाला जाएगा, तो वहां मतलब निकाला जाएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। अगर मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास लिखा है और वो एरिया ऐसा है जो मेट्रोपॉलिटन एरिया से बाहर का है, तो वहां पर हम जो रेफरेंस निकालेंगे, जो अर्थ लगाएंगे, वो लगाएंगे कि यहाँ पर बात हो रही है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास की इन रिलेशन टू मेट्रोपॉलिटन एरिया। अब बात होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया में, अगर यही बात है एज रेफरेंस टू मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक है। आउटसाइड के लिए तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट बता दिया, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समझा जाएगा। अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है और वहां पे अगर मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास अगर लोकल है, तो वहां पर मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास समझा जाएगा, ठीक है। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास समझा जाएगा, सॉरी। और अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ही समझा जाएगा, ना कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास, ठीक है। नेक्स्ट जो है एनी रेफरेंस टू अ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। अब मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के रिगार्डिंग कहीं पे ये लिखा हुआ है मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, इसके रिगार्डिंग हमने रेफरेंसेस लेना है। तो इन रिलेशन टू अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया के संबंध की अगर बात करें, संबंध में अगर हमें अगर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास का निकालना है रेफरेंस मेट्रोपॉलिटन एरिया में, तो इसको हम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहेंगे उस एरिया का जहां वो अपनी जुरिक्शन एक्सरसाइज कर रहा है। मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया के रेफरेंस में निकालना है कि इसका मतलब क्या समझा जाएगा, तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट उस जगह का जो अपनी जुरिक्शन को उस एरिया में जहां वो एक्सरसाइज कर रहा है। एनी अदर एरिया, इसके अलावा अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया के अलावा कोई भी और एरिया होगा और अगर वहां में मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास का रेफरेंस निकालना है,
तो वहां पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एक्सरसाइजिंग जुरिडिक्शन इन दैट एरिया। तो वहां पर मतलब क्या निकालेंगे इसका, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास का, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। वहां पर हम कहेंगे जहां वो अपनी जुरिडिक्शन को एक्सरसाइज कर रहा है उस एरिया में, वहां पे अगर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास का रेफरेंस हमें निकालना है जो कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं उससे अलग का कोई एरिया है, तो वहां जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कहेंगे। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, एनी रेफरेंस टू द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जी देखो, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास हो गया, अब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहीं लिखा हुआ है। सेल इन रिलेशन टू अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, अगर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन एरिया के रेफरेंस में अगर हम कहें कि मेट्रोपॉलिटन एरिया में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहीं इसी एक्ट के अंदर, इसी लॉ के अंदर जो सीआरपीसीएस में कहीं अगर लिखा है, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया जो एरिया होगा वहां पे इसको क्या बोलेंगे, तो वहां पर हम रेफरेंस क्या कंस्टिट्यूट करेंगे एज ए रेफरेंस टू चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुरिडिक्शन इन दैट एरिया, जिस एरिया में वो अपनी जुरिडिक्शन एक्सरसाइज कर। तो ये बात हो गई इतनी। In this court, unless the contact otherwise require any reference to the court of a judicial magistrate, shall in relation to a metropolitan be constructed the reference to the court of the metropolitan magistrate for that area. अब इस कोर्ट के अंतर्गत unless the contact otherwise require any reference to the court of judicial magistrate लिखा हुआ। देखो तीसरी चीज, पहले मजिस्ट्रेट, फिर मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, फिर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब आगे बात कहाँ, कोर्ट ऑफ अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट लिखा है। अब इसका रेफरेंस निकालना है, मान लो कहीं कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट लिखा तो क्या समझोगे आप, इन रिलेशन टू अ मेट्रोपॉलिटन एरिया वी कंस्ट्रक्ट अ रेफरेंस टू द कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फॉर दैट एरिया। अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है और वहां पे कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का मतलब निकालना है, तो कोर्ट ऑफ द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट उस एरिया का कहलाएगा। ये चीज हो गई। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट 3 क्लॉज है, अनलेस द कॉन्टेक्ट अदरवाइज रिक्वायर एनी रेफरेंस इन एनी इनेक्टमेंट पास बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। अब देखो बात आगे कहां पे आ गई कि हमारा जो ये लॉ है, जो ये कोड है सीआरपीसी, इसके इनेक्टमेंट होने से पहले कोई वर्ड दिए गए थे, तो उनके बारे में अगर हमें रेफरेंस लेना हो तो क्या लिया जाएगा, तो उसको भी समझ लेते हैं। अब पहली जो बात हो रही है हमारी, वो हो रही है मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, टू अ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास शैल बी कंस्टिट्यूट एज रेफरेंस टू जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। इस एक्ट के लागू होने से पहले अगर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कहीं लिखा था, तो उसका मतलब इस क्या समझा जाएगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास और द थर्ड क्लास, अगर कहीं पे ये लिखा है मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, shall be constitute as the references to the judicial magistrate of second class। तो जहां मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास लिखा है या थर्ड क्लास लिखा है, तो वहां पर मतलब सिंपल सा निकला, अगर आप रेफरेंस निकालते हो, इसका अर्थ लगाते हो, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास ही होगा, ना कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास। ठीक है, न्यायिक अधिकारी द्वितीय होगा, ना कि तृतीय। लिखा बात अलग है कि मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, मतलब तुम्हारा हो गया दंडाधिकारी सेकंड क्लास थर्ड को, हम अगर समझेंगे तो न्यायिक दंडाधिकारी सेकंड क्लास ही होगा, मतलब द्वितीय होगा। ठीक है, अब बात आ जाती है टू अ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट और चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट। अब इनको देख लेते हैं, कहीं पे लिखा है चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, प्रेसिडेंसी उस टाइम पे हुआ करते थे, अब तो होते ही नहीं है प्रांत। खैर, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट और चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट लिखे, मतलब इस एक्ट के आने से पहले ही चीजें लिखी हुई थी। तो शैल बी कंस्टिट्यूट एज रेफरेंस रिस्पेक्टिवली, क्या हो गया, टू अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपॉलिटन। समझो सेम कॉन्सेप्ट कौन सा आ गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया वाला। प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट लिखा है तो आप उसको कर दोगे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और मजिस्ट्रेट ऑफ चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट लिखा है तो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो जाएगा। टू
एनी एरिया विच इज इंक्लूड इन अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। ठीक है, कोई ऐसा एरिया है जो इंक्लूड है मेट्रोपॉलिटन एरिया एज रेफरेंस टू सच मेट्रोपॉलिटन एरिया एंड एनी रेफरेंस टू अ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया के संबंध में बात हो रही है, ऑफ द फर्स्ट क्लास और ऑफ द सेकंड क्लास। इसके रिलेशन में अगर हमें कुछ करना है तो इसको हम क्या कहेंगे, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। सिर्फ चाहे वो फर्स्ट क्लास लिखा हो चाहे सेकंड क्लास लिखा हो मेट्रोपॉलिटन एरिया में, तो उसको हम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ही कहेंगे। और इसीलिए हमारे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो हम आपको बताते थे कि क्यों नहीं लिखा होता है, तो उसका रीजन यही था कि सिर्फ फर्स्ट क्लास कुछ नहीं होता, सेकंड क्लास मेट्रोपॉलिटन एरिया में कुछ नहीं होता। मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मतलब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है, बस बात खत्म। वो कहाँ से होता है, क्योंकि सेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी में ऑलरेडी ये चीज लिखी हुई थी, और बीएनएस में जो चीज लिखी हुई है अब उसके अकॉर्डिंग बोर्ड चेंज हो गए। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, व्हेन वेयर, 4 क्लॉज पे आ जाते हैं, वेयर अंडर एनी लॉ। अंडर एनी लॉ मतलब अब इस लॉ के अलावा भी आगे की बात होने लगी। वेयर अंडर एनी लॉ मतलब अदर देन दिस कोड, इस कोड के अलावा किसी और लॉ के अंतर्गत फंक्शन एक्सरसाइजेबल मजिस्ट्रेट रिलेट्स टू मैटर। कोई फंक्शन है उसको एक्सरसाइज किया जा रहा है किसी मजिस्ट्रेट को उस मैटर के संबंध में। कोई, अब ऐसी बात हो रही है यहाँ पे कि कोई इस कोड को छोड़ दो, इस कोड के अलावा किसी और लॉ में, और लॉ मतलब कोई बहुत सारे प्रोसीजरल लॉ हैं, तो उनके अंतर्गत कोई मजिस्ट्रेट है और वो किसी मैटर के रिलेट्स में क्या कर रहा है, फंक्शंस अपनी एक्सरसाइजेबल कर रहा है, अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रहा है, तो वहां पे क्या चीजें कैसे समझी जाएंगी, वो रेफरेंसेस आपको निकालना है, अर्थ लगाना है कि वहां क्या एरिया, क्या अर्थ निकलेगा। विच इन्वॉल्व द एप्रीपेशन और शिफ्टिंग ऑफ एविडेंस। ठीक है, क्या कर रहे हो ये मजिस्ट्रेट साहब, जो ये लिखा हुआ था, जो मजिस्ट्रेट साहब के रिलेटेड हमें रेफरेंस निकालना, वो क्या कर रहे हो, छानबीन कर रहे हो किसी साक्ष्य की, एविडेंस की, या उसका मूल्यांकन कर रहे हो। किसके लिए कर रहे हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ एनी डिसीजन, कोई डिसीजन बनाने के लिए, विच एक्सपोज, जिससे क्या हो जाए, कोई पर्सन को पनिशमेंट हो जाए, उसे या पेनल्टी मिल जाए, या कोई कस्टडी में उसे डिटेंशन किया जा सके। पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग कर रहे हो, किसी इंक्वायरी की रिगार्डिंग कर रहे हो, किसी ट्रायल के रिगार्डिंग कर रहे हो, और वुड हैव द इफेक्ट ऑफ सेंडिंग हिम फॉर ट्रायल बिफोर एनी कोर्ट। और या तो वो किस लिए कर रहे हो कि इस मैटर को कमिट किया जा सके, मतलब सेंडिंग हिम फॉर ट्रायल बिफोर एनी कोर्ट, ट्रायल के लिए किसी और कोर्ट को भेजा जा सके। दे शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता बी एक्सरसाइजेबल बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो इस तरह के कोई काम अगर कर रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, इस चीज को आप समझो, क्या कहेंगे, यस जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये। ठीक है, अब वो नेक्स्ट जो है, विच आर एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव इन नेचर। अब जो मजिस्ट्रेट, अब दूसरा ये इस तरह के काम जो कर रहे थे उनको तो हमने बता दिया कि वो उनका उनका मतलब यहाँ पे मजिस्ट्रेट का हम क्या निकालेंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट निकालेंगे अगर वो इस तरह के काम कर रहे हैं तो। अब दूसरा जो क्लॉज है वो कह रहा है विच आर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, जो प्रशासनिक और कार्यकारी जो 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 काम हो रहे हैं उनका नेचर कैसा हो, प्रशासनिक हो या एडमिनिस्ट्रेटिव हो, तब क्या मतलब निकाला जाएगा। अब इस चीज को समझ लेते हैं। सच एज ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंस, जैसे कि लाइसेंस देने का काम, सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस, उस लाइसेंस की सस्पेंशन करने के रिगार्डिंग, कैंसिलेशन करने के रिगार्डिंग, सैंक्शनिंग अ प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन को सैंक्शन करने की पावर, और विड्रॉइंग फ्रॉम अ प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन को विड्रॉ करने की पावर। दिस सेल सब्जेक्ट एज अ बी एक्सरसाइजेबल बाय एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। देखो समझो इसको, ये देखो, तो इसको हम क्या कहेंगे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहेंगे। दोनों चीजें समझो, जो एविडेंस का मूल्यांकन कर रहा हो, ट्रायल इंक्वायरी,
इन्वेस्टिगेशन या कोई ऐसा काम कर रहा है जैसे वो सामने वाला कोई डिसीजन का फॉर्मुलेशन करो जिससे सामने वाला कोई बंदा एक्सपोज हो जाए, इस तरह के कोई काम कर रहा हो, सामने वाले को पनिशमेंट मिल जाए या वो किसी ट्रायल को करने के लिए उसे किसी कोर्ट के आगे उस चीज को भेजने का काम कर रहा हो, तो वहां पे मजिस्ट्रेट का मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट समझा जाएगा। और कोई ऐसा काम कर रहा है जिनका नेचर एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव टाइप का है, मतलब कार्यकारी और प्रशासनिक है, तो वो किस तरह के काम कर रहे हैं, जैसे लाइसेंस देने का, लाइसेंस को सस्पेंशन करने के, कैंसिलेशन करने के, या प्रोसिक्यूशन की सैंक्शनिंग के रिगार्डिंग काम कर रहा है, विड्रॉइंग के रिगार्डिंग काम कर रहा है, तो इस तरह की कोई अगर पावर को एक्सरसाइज कर रहा है, तो इस जगह पे अगर हम मजिस्ट्रेट का मतलब निकालें तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात हो रही है, मतलब कार्यकारी मजिस्ट्रेट की बात हो रही है, न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात नहीं हो रही है। तो ये तो थी सेक्शन 3 सीआरपीसी जो मैंने पढ़ा दी आपको, पूरी कंप्लीट सीआरपीसी के अंदर जो लिखा था। अब नए लॉ में क्या है, तो नए लॉ में मैं आपको बता दूं, बीएनएसएस मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंदर अगर हम देखते हैं तो प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट हो गए, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो गए, इन नाम को तो आप भूल जाओ। मेट्रोपॉलिटन जैसी चीज बची ही नहीं है, प्रेसिडेंसी जैसी चीज बची ही नहीं है। अब इन्होंने सिंपल सा एक कर दिया है कि भाई साहब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हो गया, और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन हो चाहे वो लोकल एरिया हो। समझ लेते हैं इसको भी कि बीएनएसएस में क्या लिखा है, क्या चेंजेस है। अनलेस द कॉन्टेक्ट अदरवाइज रिक्वायर, जब तक कि संदर्भ से ऐसा प्रतीत ना हो, ऐसा आवश्यक ना हो, एनी रेफरेंस इन एनी लॉ, एनी रेफरेंस इन एनी लॉ टू अ मजिस्ट्रेट, किसी भी लॉ में अगर हमें मजिस्ट्रेट के लिए अर्थ लगाना हो, किसी भी लॉ की बात कर रहे हैं, सिर्फ इस लॉ की नहीं, किसी की लॉ में, विदाउट एनी क्वालिफाइंग वर्ड, जो दिया गया है विदाउट एनी क्वालिफाइंग वर्ड, और क्वालिफाइंग वर्ड ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, जैसे मजिस्ट्रेट लिखा, मजिस्ट्रेट के आगे आपने लिखा दिया फर्स्ट क्लास, तो ये क्वालिफाइंग वर्ड हो गया। सेकंड क्लास क्वालिफाइंग हो गया। विदाउट क्वालिफाइंग वर्ड, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास सेल इन रिलेशन टू एनी एरिया। तो बात किसकी हो रही है, दो लोगों की, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की और मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास का मतलब आप क्या निकालोगे, इसके रिगार्डिंग रेफरेंस क्या निकालोगे, इन रिलेशन टू एनी एरिया, किसी भी एरिया के रिगार्डिंग। देखो एनी एरिया लिखा ना वहां पे, मेट्रोपॉलिटन वाला एरिया की तो बात ही खत्म हुई। अब भाई कोई भी एरिया हो, कहीं भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। हमारा जो बीएनएसएस वो क्या कहता है, बड़ा क्लियर कहता है, कोई भी एरिया हो, वहां पर अगर हमें रेफरेंस मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास का निकालना होगा, कंस्टिट्यूट करना हो अगर हमें, तो क्या निकालेंगे हम, तो वी कंस्टिट्यूट एज अ रेफरेंस टू अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास एज द केस में बी एक्सरसाइज जुरिडिक्शन इन सच एरिया। तो ये कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को हम मजिस्ट्रेट ऑफ, जो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास लिखा है उसे हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास समझेंगे, और मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास जो लिखा है उसका अगर रेफरेंस हम लगाएंगे किसी भी एरिया में अब, तो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास कहलाएगा। और एज द केस में भी एक्सरसाइज जुरिडिक्शन इन सच एरिया, जिस तरह की भी जो जुरिडिक्शन यूज कर रहा होगा उसके अकॉर्डिंग उसे हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास में काउंट कर लेंगे। तो ये बात हुई। अब इसका दूसरा क्लॉज पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो बेसिक सा अंतर तो यही आपको देखने को होगा, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन जैसी बात ही नहीं बची है, सारी चीजें खत्म हो गई हैं, प्रेसिडेंसी ये सब कुछ नहीं। अब तो भाई मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास ही है, और कुछ है ही नहीं। वेयर अंडर एनी लॉ अदर देन दिस संहिता, वेयर जहां अंडर एनी लॉ, किसी भी लॉ में, अदर देन दिस संहिता मतलब ये बीएनएस को छोड़ के किसी और लॉ की बात हो रही है। अब द फंक्शन एक्सरसाइजेबल बाय मजिस्ट्रेट रिलेट्स टू मैटर, किसी इस लॉ के अलावा किसी और
कोई लॉ हो, मतलब बीएनएस को छोड़ के किसी और लॉ में इस तरह की कोई पावर फंक्शंस जो हैं वो एक्सरसाइज करे जा रहे हैं किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा टू रिलेट टू मैटर के रिगार्डिंग, किसी मैटर के संबंध में। कैसे? जैसे विच इन्वॉल्व द अप्रोप्रिएशन और शिफ्टिंग, मतलब किसी ऑफ एविडेंस, विच इन्वॉल्व द अप्रोप्रिएशन और शिफ्टिंग ऑफ एविडेंस, किसी एविडेंस, किसी साक्ष्य का मूल्यांकन कर रहे हो, वो अप्रिसिएशन कर रहे हो, शिफ्टिंग कर रहे हो, कोई छानबीन कर रहे हो, फॉर्मुलेशन ऑफ एनी डिसीजन, कोई डिसीजन बना रहे हो, है ना, किसी डिसीजन को फॉर्मुलेशन कर रहे हो, वो किसके लिए? विच एक्सपोज, जो एक्सपोज कर दे किसी पर्सन को, एनी पर्सन, किसी पर्सन को टू एनी पनिशमेंट, किसी पनिशमेंट के लिए, और पेनल्टी, किसी पेनल्टी के लिए, और डिटेंशन, किसी डिटेंशन इन कस्टडी के लिए, है ना, पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल के लिए। इस तरह का कोई अगर मजिस्ट्रेट साहब काम कर रहे हैं किसी अदर लॉ के अंतर्गत, अदर देन दिस संहिता, अदर देन दिस संहिता मतलब बीएनएस के अलावा, तो वहां पर मजिस्ट्रेट का मतलब क्या समझा जाएगा? दिस इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता बी एक्सरसाइजेबल ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट समझा जाए। वही बात जो सीआरपीसी के लास्ट 4 क्लॉज में लिखी थी, वही चीज सेम लिखी हुई है यहाँ। बी क्लॉज पढ़ लेते, विच आर एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव इन नेचर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव नेचर के काम है, सच एज द ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंस, द सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस, सैंक्शनिंग एंड प्रोसिक्यूशन और विड्रॉइंग फ्रॉम अ प्रोसिक्यूशन, दे शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ क्लॉज ए बी एक्सरसाइजेबल बाय एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। क्लॉज ए के जो प्रोविजन है उनको सब्जेक्ट मानते हुए अगर इस तरह के कोई काम करता है, कार्यकारी हो या प्रशासनिक टाइप का जिनका नेचर हो, लाइसेंस देना हो, कैंसिल करना हो, इस तरह के कोई काम मजिस्ट्रेट कर रहा है, तो हम मजिस्ट्रेट का रेफरेंस हम क्या माना समझेंगे कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात हो रही है। और एविडेंस क्या मूल्यांकन कर रहा हो, छानबीन कर रहा हो, किसी डिसीजन को बना रहा हो, इसलिए कि कोई बंदा एक्सपोज हो जाए और उसको पनिशमेंट दी जा सके, पेनल्टी दी जा सके, उसे कस्टडी में भेजा जा सके, कोई पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है वो किया जा सके, इंक्वायरी की जा सके, ट्रायल किया जा सके, वुड हैव द इफेक्ट ऑफ सेंडिंग हिम फॉर ट्रायल बिफोर एनी कोर्ट, किसी कोर्ट में ट्रायल के लिए किसी व्यक्ति को भेजा जा सके। तो इस तरह के कोई प्रोविजन इस अगर चीजें हैं इस संहिता के अंतर्गत, तो हम मान के चलेंगे कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात हो रही है। आई होप सेक्शन 3 अब आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी और ये क्वेश्चंस भी क्लियर हो गया होगा कि क्यों पहले मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट लिखा जाता था, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास नहीं लिखा जाता था, या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास नहीं लिखा जाता था। अब क्यों अचानक से दिल्ली के सारे बोर्ड चेंज हो गए, जेएमएफसी कर दिया गया, जेएमएफसी क्यों कर दिया गया, सीजेएम कर दिया गया, एसीजेएम कर दिया गया, क्यों कर दिया गया? उसका रीजन ये कि हमारे लॉ में लिख दिया कि कोई भी एरिया हो, अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का मतलब समझा जाएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास का मतलब समझा जाएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, और मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास का मतलब समझा जाएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास इन एनी एरिया, जहां भी जिस तरह की वो अपनी जुरिडिक्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं उस हिसाब से उनकी वो पोस्ट डिक्लेयर कर दी जाएगी। तो ये थी सेक्शन 3 की बात। अब सेक्शन 4 को समझ लेते हैं। सेक्शन 4 जो बात करता है बीएनएसएस का और सीआरपीसी का, कुछ भी चेंज नहीं है। ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पेनल कोड एंड अदर लॉज। अगर हम सीआरपीसी पढ़ें तो उसमें ये लिखा है ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पेनल कोड एंड अदर लॉ, मतलब भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण। सीआरपीसी की अगर बीएनएसएस की बात करें तो यहाँ पर इंडियन पेनल कोड की जगह पर आपको भारतीय न्याय संहिता 2023 देखने को मिल जाता है, मतलब भारतीय न्याय संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण, मतलब कुछ भी चेंज नहीं है। आईपीसी को रिप्लेस कर दिया भारतीय न्याय संहिता ने, तो यहाँ पर सेक्शन 4 में ये लिख दिया है। बाकी सेक्शन 4 जो सीआरपीसी की होती थी वही सेक्शन 4 बीएनएसएस के अंदर है, तो आपको वो भी चेंज करने की जरूरत है नहीं। कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया है।
इसमें मैंने बताया था, जो जो इसमें बताया गया है वो ये बताया गया है कि इंडियन पेनल कोड कैसे लागू होगा, कौन सा प्रोसीजर ऑब्टेन करेंगे। ऑल ऑफेंस अंडर द इंडियन पेनल कोड, नए लॉ की बात करें तो भारतीय न्याय संहिता आ जाएगा। इंडियन पेनल कोड की बात हो या भारतीय न्याय संहिता की बात हो, ठीक है, जो भी जिस हिसाब से आपका केस है आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं और कुछ चेंजेस है नहीं। ऑल ऑफेंसेस, ऑफेंस मैंने बता ही दिया आपको, ऑफेंस का मतलब क्या होता है, विच इज पनिशेबल बाय लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, जिसे पनिशेबल बनाया गया हो वो ऑफेंस से, एनी लॉ में, किसी भी एक्ट को या किसी भी ओमिशन को। इंडियन पेनल कोड और भारतीय नेशनल शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, शैल बी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, इंक्वायर किया जाएगा, इनटू ट्राइड एंड अदरवाइज डील विद अकॉर्डिंग टू प्रोविजन हियरइन कंटेन। तो भारतीय न्याय संहिता हो या इंडियन पेनल कोड हो, इसके अंदर जो भी ऑफेंस हैं वो उनके, चाहे इन्वेस्टिगेट करने की बात हो, चाहे इंक्वायर करने की बात हो, चाहे ट्राइड करने की बात हो और अदरवाइज डील करने की बात हो, तो वो इस जो हमारा सीआरपीसी है, जो बीएनएसएस का है, इसके अंदर जो कंटेन है उसके प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। सेक्शन 4 ऑफ बीएनएस, सेक्शन 4 ऑफ सीआरपीसी, दोनों का फर्स्ट क्लॉज जो है वो यही कहता है। दूसरा क्लॉज समझ लेते हैं, ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ। मतलब अब यहां पर एनी अदर लॉ का मतलब क्या समझ गए, भारतीय न्याय संहिता और इंडियन पेनल कोड को छोड़ दो, इसके अलावा कोई ऑफेंसेस हैं, अगर उनको इन्वेस्टिगेट करना है, इंक्वायर करना है, ट्रायल करना है और अदरवाइज डील विद अकॉर्डिंग टू द सेम प्रोविजन बट सब्जेक्ट टू द एनी इनएक्टमेंट फॉर द टाइमिंग फोर्स regulating the manner or place of investigation, inquiry into trial or otherwise dealing with such offense, तो उनके अकॉर्डिंग भी अगर करना है तो हमारे, चाहे उनकी इंक्वायरी करना हो चाहे ट्रायल करना हो, वो सब हमारे सीआरपीसी और बीएनएसएस के अकॉर्डिंग ही होगा। जैसा भी पुराना है तो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग, नया है तो बीएनएसएस के अकॉर्डिंग ही होगा, अनलेस जब तक कि उसमें ऐसा मेंशन ना कर दिया गया या ये टाइम के साथ आने के साथ कोई एक्ट इनएक्टमेंट कोई कर दिया जाता है, कोई लॉ ऐसा बना दिया जाता है जिसमें इस तरह की कोई चीज लिख दी जाती है, तो फिर सीआरपीसी फॉल वहां, बीएनएस वहां फॉल नहीं करेगा। तो सेक्शन 4 यही बताता है कि आईपीसी हो या भारतीय न्याय संहिता हो, उसके लिए सीआरपीसी के जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाएगा। कोई अदर लॉ भी अगर वहां नहीं लिखा है या किसी कुछ टाइम होने के बाद भी किसी जरिए से भी वो नहीं अगर आया है तो सीआरपीसी फॉलो उसको कराएगा। ये सेक्शन 4 हो गया कंप्लीट। अब समझ लेते हैं 5 बात करता है सेविंग्स की, व्यावृत्ति की। मैंने कोशिश की आज हिंदी में बताने भी की, क्योंकि मेरे पास आ रहे थे कमेंट कि सर हिंदी में भी अगर थोड़ा बहुत हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, तो मैंने कोशिश की है, उसको ट्राई किया है कि उसको हिंदी में भी समझाता रहूँ आपको, और मैं बोल तो हिंदी में ही रहा हूँ ऑलरेडी, आपको हिंदी सारी चीज़ों की बताता जा रहा हूँ ऑलरेडी। तो 5 और बीएनएस का है और सीआरपीसी का कोई सेक्शन में अंतर नहीं है, कोई हेडिंग में अंतर नहीं है। जो 5 सीआरपीसी का होता था वही 5 बीएनएसएस का है, जिसमें सेविंग्स दी गई है, व्यावृत्ति दी गई है। तो सेविंग्स की बात की, नथिंग कंटेन इन दिस कोड संहिता सेल in absence of a specific provision to the contrary affect any special or local law for the time being force or any special jurisdiction or power confer or any special form or procedure prescribed by any other law for time being force। ये कहता है कि इस कोड के अंदर कुछ होते हुए भी, कोई प्रोविजन होते हुए भी, अगर कोई ऐसा प्रोविजन जो है वो किसी स्पेशल लॉ में लिख दिया गया, किसी स्पेशल लॉ में एक टाइम के साथ वो लागू कर दिया गया है, या कोई पावर कन्फर करी गई है, किसी स्पेशल फॉर्म को और प्रोसीजर प्रिस्क्राइब कर दिया गया कहीं, तो ये कहते हैं कि वहां पर हमारा जो सीआरपीसी है, बीएनएसएस है, वो कोई इफेक्ट नहीं डाले।
ये संहिता या ये कोड जो हमारा है, ये कोई भी इसमें कोई चीज लिखी है फिर भी कॉन्ट्राडिक्शन की स्थिति भी हो गई है, तब भी हमारा क्या कर जाएगा, स्पेशल लॉ प्रिवेल कर जाएगा। अगर वहां इस तरह का कोई प्रोसीजर लिखा है, नहीं लिखा है तो 4 में ऑलरेडी बता ही दिया है कि भाई साहब इसका हम प्रोसीजर अडॉप्ट कर लेंगे। 5 में क्या बता दिया कि कोई ऐसी स्थिति आ गई, मान लो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए कि सीआरपीसी में वो चीज लिखी है और उसमें भी लिखी है। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर समन्स के रिगार्डिंग उसमें भी दिया हुआ है, सीआरपीसी में भी दिया है, तो आप क्या फॉलो करोगे? और बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन की स्थिति है कि उसमें सम्मन करके महिला को भी बुलाया जा सकता है किसी भी प्लेस पे, जबकि हमारे सीआरपीसी में तो ऐसा नहीं है। तो बात प्रिवेल की हो ना, तो जो स्पेशल लॉ में अगर दे दिया गया कोई चीज तो वो फॉलो होगा, वो प्रिवेल करा जाए। उसके रिगार्डिंग हमारी ये सेक्शन जो है 5, वो ये कहती है कि जहां पे इस तरह की कोई सिचुएशन अगर आती है तो मैं शांत हो जाऊंगा या मैं शांत हो जाऊंगा, वहां पे वो स्पेशल लॉ के जो प्रोविजन है वो प्रिवेल कर जाएंगे। आई होप आपको सेक्शन 5 सीआरपीसी और जो कंपेयर करके पढ़ रहे हैं सेक्शन 5 ऑफ बीएनएस समझ में आएगी। कोई चेंज नहीं है इसमें, चेंज जो था वो सेक्शन 3 के अंदर था, जो मेट्रोपॉलिटन और प्रेसिडेंसी में जो मजिस्ट्रेट थे उनको हटा दिया है। अब सारा एरिया वैसा नहीं कि कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया होगा, कुछ नहीं होगा। सिंपल सा कोई भी एरिया हो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट और सेकंड क्लास ही होंगे, बात खत्म। जिस तरह की वहाँ की जुरिक्शंस होगी, जिस हिसाब की वो जुरिक्शन एक्सरसाइज कर रहे होंगे, उस हिसाब से उनको वो क्वालिफाइंग वर्ड दे दिए जाएंगे। Thank you so much. Join our Telegram channel to get free study material. अगर आप वाकई सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं बॉक्स में इसकी लिंक ऑलरेडी डाल देता हूँ टेलीग्राम की, वहाँ से आप पीडीएफ इजीली डाउनलोड कर लोगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारी पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाती है। और अगर वहां से भी नहीं कर सकते तो ये टेलीग्राम का मेरा ये तुम्हारे क्यूआर कोड है, इसको आप स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे अगर लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। समय लग सकता है, मेरे को टाइम हो सकता है कि थोड़ा वीडियो मेरे लेट आए, पर मैं कंप्लीट पूरे करूंगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे कल फिर एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।